हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, हम कर रहे हैं जनवरी 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र। कौन सा? तृतीय प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं इसका चौथा भाग। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है सही सुमेलित प्रश्न। सूची 1 में रचना है, सूची 2 में रचनाकार है। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले रचना है कौन सी? प्रेम पथिक। प्रेम पथिक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है प्रेम पथिक। याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, छायावादी कवि हैं प्रेमचंद्र, छायावादी रचनाकार हैं प्रेमचंद। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है गीतिका। कौन सी रचना? गीतिका किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, इनकी रचना है गीतिका। याद रखेंगे दोस्तों। और इन्हें महाप्राण निराला के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी याद रखेंगे। देखते हैं दोस्तों अगली रचना, सांध्य गीत। सांध्य गीत किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा जी की रचना है सांध्य गीत। कौन सी? सांध्य गीत। याद रखेंगे दोस्तों। फिर है रचना गुंजन। कौन सी? गुंजन किसकी है? तो ध्यान रखें, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है गुंजन। याद रखेंगे। अब जरा एक बार फिर से सुने दोस्तों। रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी, इनकी रचना है प्रेम पथिक। कौन सी? प्रेम पथिक। फिर है रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनकी रचना है गीतिका। कौन सी? गीतिका। याद रखें। फिर है महादेवी वर्मा, इनकी रचना है सांध्य गीत। कौन सी? सांध्य गीत। इनकी पहली रचना है दोस्तों महादेवी वर्मा की निहार। याद रखेंगे, निहार। ठीक है, इसके बाद है सुमित्रानंदन पंत जी, इनकी रचना है गुंजन। कौन सी? गुंजन। याद रखेंगे दोस्तों। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? छायावादी युगीन 4 स्तंभ हैं। कौन कौन? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। इन सभी की कविताएं हैं यानी रचनाएं हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। काव्य संग्रह हैं ये। ठीक है, अगला सही सुमेलित प्रश्न है, जरा ध्यान दें। क्या है? सूची 1 में कहानी है, सूची 2 में केंद्रीय विचार है। तो सबसे पहले कहानी है पूस की रात। पूस की रात किसकी कहानी है? प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात। ठीक है, और जिसके पात्र हैं कौन? हल्कू, हल्कू और मोतिया। ठीक है, याद रखेंगे। और किस समस्या पर आधारित है? तो ऋण की समस्या पर आधारित कहानी है पूस की रात। याद रखेंगे। फिर है दोस्तों कहानी शतरंज के खिलाड़ी। कौन सी? शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, ये राष्ट्रीय चेतना पर आधारित कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, ध्यान रखें। एक कहानी है शतरंज के मोहरे, एक है शतरंज के खिलाड़ी। रचनाकार अभी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, इसलिए मैं रचनाकार अभी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, देख लेना। शतरंज के खिलाड़ी जहां तक है प्रेमचंद की कहानी है, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। ठीक, और राष्ट्रीय चेतना पर आधारित कहानी है। तो 2 कहानी हमने पढ़ी दोस्तों। एक पढ़ी पूस की रात जो कि ऋण की समस्या से संबंधित कहानी है। फिर है शतरंज के खिलाड़ी जो कि राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कहानी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। प्रश्न नहीं है, प्रश्न पिछला ही है। अगली कहानी है ठाकुर का कुआं। कौन सी? ठाकुर का कुआं। ठीक है, जाति भेद पर आधारित कहानी है ठाकुर का कुआं। तो दोस्तों प्रेमचंद की कहानी है ठाकुर का कुआं। फिर है कहानी पंच परमेश्वर। कौन सी? पंच परमेश्वर, जो कि न्याय प्रियता पर आधारित कहानी है पंच परमेश्वर। किस पर? न्याय प्रियता
एक बार फिर से सुने, न्याय प्रियता से संबंधित कहानी है पंच परमेश्वर, और ये भी ये भी प्रेमचंद जी की कहानी है। तो 4 कहानियां हमने पढ़ी। सबसे पहले पढ़ी पूस की रात, ठीक है, फिर हमने पढ़ी शतरंज के खिलाड़ी, फिर अब हमने पढ़ी ठाकुर का कुआं जो कि जाति भेद पर आधारित है, फिर हमने पढ़ी पंच परमेश्वर जो कि न्याय प्रियता पर आधारित है। पूस की रात आधारित थी किस पर? ऋण की समस्या पर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी शतरंज के खिलाड़ी जो कि राष्ट्रीय चेतना पर आधारित कहानी थी। तो दोस्तों ये चारों की चारों कहानियां प्रेमचंद की है कहानियां हैं, ठीक है। और कहानी सम्राट या उपन्यास सम्राट कहा जाता है किसे? प्रेमचंद को। यह बात भी याद रखेंगे, ठीक है। प्रेमचंद के 3 नाटक हैं दोस्तों, केवल 3 नाटक हैं। कौन कौन से? एक है संग्राम, ठीक, 1923 में आया। फिर है प्रेम की बेदी, ठीक है, प्रेम की बेदी। फिर है करबला। संग्राम आया पहले 1923, फिर करबला आया 1924, और फिर आया प्रेम की बेदी। तो ये 3 नाटक हैं किसके? ये 3 नाटक हैं प्रेमचंद जी के, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गौर करें, सही सुमेलित प्रश्न है। सूची 1 में पात्र दिए गए हैं, सूची 2 में उपन्यास है। तो जरा देखते हैं। सबसे पहले पात्र है सेल्मा। कौन? सेल्मा। किसकी पात्र है? तो अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी अज्ञे का उपन्यास है जिसकी पात्र है सेल्मा। कौन? सेल्मा। फिर है पात्र निर्गुणिया। कौन है? निर्गुणिया, ठीक है। निर्गुणिया पात्र है किसकी? तो नाच्यो बहुत गोपाल, नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की पात्र है निर्गुणिया, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो दोस्तों निर्गुणिया पात्र है किसकी? ठीक है, तो निर्गुणिया एक तो पात्र हो गई नाच्य बहुत गोपाल, एक है न्यूनिया। न्यूनिया पात्र है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की। किसका उपन्यास है वो? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। तो आप जब ये प्रश्न पत्र क्रम से देखेंगे तो आपको ये बात उसमें मिलेगी, ठीक है। ये जो मैंने अभी बताई हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना की, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों। फिर है मणिक मोहल्ला, मोहल्ला कह रही हूँ, मणिक मुल्ला। मेरा थोड़ा सा अभी माइंड डिस्टर्ब सा है, इस वजह से मिस्टेक्स हो रही हैं, पर कोई बात नहीं, आप पढ़ें अच्छे से, ठीक है। माणिक मुल्ला, कौन सी? माणिक मुल्ला। इनकी ये पात्र हैं किसके? सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के पात्र हैं माणिक मुल्ला, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सूरज का 7वां घोड़ा। और किसका उपन्यास है ये? धर्मवीर भारती जी का। धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा, जिसके पात्र हैं माणिक मुल्ला, ठीक है। फिर है दोस्तों सरस्वती। कौन पात्र है? सरस्वती। किसकी पात्र है? तो यह पथ बंधु था, यह पथ बंधु था, तो ये इसकी पात्र है सरस्वती, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अब जरा एक बार फिर से सुने। सबसे पहले पात्र है सेल्मा, किसकी? अपने अपने अजनबी उपन्यास की। फिर है पात्र निर्गुणिया, किसकी पात्र है? नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की पात्र है निर्गुणिया, ठीक है। नाच्यो बहुत गोपाल, ये याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है। फिर है मणिक मुल्ला। मणिक मुल्ला पात्र है धर्मवीर भारती के उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा के। सूरज का 7वां घोड़ा। फिर है दोस्तों सरस्वती। सरस्वती पात्र है किसकी? यह पथ बंधु था, यह पथ बंधु था, इसकी पात्र है सरस्वती, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपको कहानी उपन्यास, ठीक है, इन सभी के पात्र देखने हैं तो आप मेरी रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाएं और वहां पर सभी विधाओं के हिसाब से मैंने क्रम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मतलब वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को देख लें। उसी में आपको पात्रों से संबंधित वीडियो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार जरूर देख लेना दोस्तों, ठीक। अगर समय नहीं है, अपनी किताबों से पढ़ना चाहते हो, अपनी किताबों से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पात्रों वाले विषय को आप एक बार जरूर कर लेना, ठीक है। ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पात्र, ठीक। अगला प्रश्न है, गौर करें, सही सुमेलित है। क्या है? सूची 1 में नाटक है और सूची 2 में नाटककार हैं। तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले नाटक है रेशमी टाई। रेशमी टाई किसका है? राम कुमार वर्मा का,
राम कुमार वर्मा का नाटक है रेशमी टाई। फिर है नाटक लॉटरी, कौन सा? लॉटरी। ठीक है, किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद जी का, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र जी का नाटक है लॉटरी। इसके अलावा इनकी एक एकांकी और है कारवां। ठीक है, किसकी? भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र जी की एकांकी है कारवां। ठीक है, देख लेंगे आप, फिर भी एकांकियां हैं एक तरीके से। ठीक, तो ध्यान दें, पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे किसका नाटक है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, उदय शंकर भट्ट जी का। ठीक है, अच्छा एक बात सुनना जरा, उदय शंकर भट्ट अलग व्यक्ति हैं और उदय प्रकाश अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, दोनों के नाम एक जैसे सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। उदय प्रकाश जी अलग हैं और उदय शंकर भट्ट अलग हैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों जब भी ये नाम आए। ठीक, तो ध्यान से सुनना, पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे किसकी रचना है? तो ध्यान दें, नाटक है उदय शंकर भट्ट जी का। फिर है नाटक रीढ़ की हड्डी, कौन सा? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर जी का, जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, याद रखेंगे। अब सबसे पहले देखें दोस्तों, नाटककार कौन? राम कुमार वर्मा, इनका नाटक है रेशमी टाई। फिर है भुवनेश्वर प्रसाद जी, इनका नाटक है लॉटरी, कौन सा? लॉटरी। फिर है दोस्तों उदय शंकर भट्ट जी, इनका नाटक है पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे। फिर है नाटककार कौन? जगदीश चंद्र माथुर जी, जगदीश चंद्र माथुर जी, इनका नाटक है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है, जरा ध्यान देना। सूची 1 में पात्र हैं दोस्तों, सूची 2 में कहानी है। जरा गौर करें, सबसे पहले पात्र हैं कौन? चंपा और बुद्धगुप्त, चंपा और बुद्धगुप्त किसके पात्र हैं? तो ध्यान रखें, आकाशदीप कहानी के। आकाशदीप कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की, जिसके पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। ठीक है, फिर है दोस्तों पात्र आलोपी दीन और वंशीधर। देखो, दो पात्र पूछे जाने लगे हैं। अब जो पैटर्न आ रहा है नेट जेआरएफ के प्रश्नों का, ठीक है, उसमें दो पात्र ही पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो कम से कम 4 पात्र आपको किसी भी रचना के पता होने चाहिए, कम से कम 4। ठीक है, तो ध्यान रखें, आलोपी दीन और वंशीधर ये पात्र हैं किसके? नमक का दारोगा के। नमक का दारोगा प्रेमचंद की कहानी है, जिसके पात्र हैं आलोपी दीन और वंशीधर। फिर है दोस्तों पात्र सिरचन और मानू, कौन? सिरचन और मानू किसके पात्र हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है ठेस, ठेस कहानी, जिसके पात्र हैं सिरचन और मानू, सिरचन और मानू, याद रखेंगे दोस्तों। फिर है अगले पात्र कौन? बाबा भारती और खड़ग सिंह, बाबा भारती और खड़ग सिंह किसके पात्र हैं? ध्यान रखें, हार की जीत, हार की जीत कहानी के पात्र हैं कौन? बाबा भारती और खड़ग सिंह। ठीक है, अब एक बार फिर से सुने। सबसे पहले कहानी है आकाशदीप, जिसके पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त, कौन? चंपा और बुद्धगुप्त, याद रखें। इसके बाद है दोस्तों कहानी नमक का दारोगा, नमक का दारोगा, जिसके पात्र हैं कौन? आलोपी दीन और वंशीधर, आलोपी दीन और वंशीधर। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों कहानी कौन सी? ठेस कहानी, ठेस कहानी। ठीक है, जिसके पात्र हैं कौन? सिरचन और मानू, सिरचन और मानू। फिर है दोस्तों कहानी हार की जीत, हार की जीत, जिसके पात्र हैं बाबू भारती और खड़ग सिंह, बाबू भारती और खड़ग सिंह, याद रखेंगे दोस्तों सभी कहानी और उनके पात्रों को। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें, सही सुमेलित है, ध्यान देना। सूची 1 में सिद्धांत है, सूची 2 में सिद्धांतकार है। तो सबसे पहले सिद्धांत है दोस्तों वक्रोक्ति सिद्धांत, कौन सा? वक्रोक्ति सिद्धांत किसका है? आचार्य कुंतक का, आचार्य कुंतक का सिद्धांत है वक्रोक्ति सिद्धांत, याद रखेंगे। फिर है दोस्तों रीति सिद्धांत,
कौन सा? रीति सिद्धांत। किसका है? तो ध्यान रखें, आचार्य वामन का। आचार्य वामन का सिद्धांत है रीति सिद्धांत। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है औचित्य सिद्धांत। औचित्य सिद्धांत किसका है? आचार्य क्षेमेंद्र का। आचार्य क्षेमेंद्र का सिद्धांत है औचित्य सिद्धांत। और आचार्य क्षेमेंद्र का समय है दोस्तों 11वीं शताब्दी। क्या? 11वीं शताब्दी, याद रखेंगे। फिर है दोस्तों ध्वनि सिद्धांत। कौन सा? ध्वनि सिद्धांत किसका है? तो ध्यान रखें, आनंदवर्धन का। आनंदवर्धन का। आनंदवर्धन का समय है 9वीं से 10वीं शताब्दी। 9वीं से 10वीं शताब्दी। और इनका सिद्धांत है ध्वनि सिद्धांत। तो सभी सिद्धांत ध्यान से देख लें। वक्रोक्ति सिद्धांत आचार्य कुंतक प्रवर्तक हैं इसके। ठीक है, ये सभी प्रवर्तक आचार्य हैं। फिर है रीति सिद्धांत, किसका है? वामन का। फिर है औचित्य सिद्धांत, किसका है? क्षेमेंद्र का। फिर है ध्वनि सिद्धांत, आनंदवर्धन का। ठीक है, अब जरा एक बात ध्यान से सुनना, किसी भी सिद्धांत के एक आचार्य नहीं है, एक से अधिक आचार्य हैं। जैसे परंपरा होती है उत्तराधिकारियों की, ठीक है, इसी तरह से आचार्यों की भी परंपरा होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। जैसे रीति सिद्धांत की अगर हम बात करें तो प्रवर्तक की अगर बात आएगी तो हम करेंगे बात वामन की। लेकिन पूछा जाता है कि रीति से संबंधित कवि कौन है, तो आचार्य दंडी का नाम भी लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि एक ही सिद्धांत के कितने समर्थक हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो समर्थक जितने भी हो दोस्तों, इस बात को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ताकि आपको चीजें समर्थक और प्रवर्तक, ये बातें आपको सिद्धांत और सिद्धांतकारों को पढ़ते हुए बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखनी है। क्या क्या? प्रवर्तक और समर्थक। प्रवर्तक और समर्थक मैं गौर कर रही हूं, क्योंकि प्रश्न में आप फंस जाते हैं। आपने पढ़ा है आचार्य वामन, लेकिन ऑप्शन में आ गया आचार्य दंडी। अब क्या करें जी? पढ़ के तो गए थे आचार्य वामन, दंडी जी कहां से आ गए? ठीक है, तो आपको डिटेल में पढ़नी है चीजें। डिटेल के लिए आप अपनी पुस्तकें देख सकते हैं। ठीक है, तरीका मैं आपको बता रही हूं कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे आप खुद ही। ठीक, अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों सही सुमेलित है, जरा ध्यान दें। क्या है? नाट्य गीत है और पात्र है। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले नाट्य गीत। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले नाट्य गीत किसने लिखा था? तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था, कल्पलता। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1913 या 14 में आया था कल्पलता। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखें। अब देखते हैं नाट्य गीत है यहाँ पर कुछ। अब जरा ध्यान से सुनना, पंक्तियां हैं और पात्र हैं। तो सबसे पहले नाट्य गीत है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ठीक है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद जी के नाट्य गीत से ली गई पंक्तियां हैं, और जिसकी पात्र है कौन? कार्नेलिया। जिसकी पात्र है कार्नेलिया। तो चंद्रगुप्त नाटक से ली गई पंक्तियां हैं। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, 1931 में आया हुआ नाटक है चंद्रगुप्त। ठीक है, जिसकी पात्र है कार्नेलिया। ठीक, कार्नेलिया और चंद्रगुप्त याद रखेंगे दोस्तों। फिर है पंक्ति हिम आद्री, गौर करेंगे दोस्तों। पंक्ति है हिम आद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। हिम आद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ठीक है, ये भी जयशंकर प्रसाद जी के नाट्य गीत से ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसकी पात्र है अलका। कौन है? अलका पात्र है। तो ध्यान रखें, हिम आद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। गूगल कर लेना, आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा, पंक्ति मिल जाएगी। ठीक है, कि किस नाटक से ली गई है। मुझे थोड़ा सा अभी डाउट हो रहा है, इस वजह से मैं बता नहीं रही हूँ। ठीक, तो ध्यान दे दोस्तों। पंक्ति सी क्या है? तुम कनक किरण के अंतराल में लुप छिप कर चलते हो क्यों? तुम कनक किरण के अंतराल में लुप छिप कर चलते हो क्यों? तो दोस्तों ये किसकी पंक्ति है? राक्षस की। राक्षस पात्र हैं
जिनकी पंक्ति है तुम कनक किरण के अंतराल में लुप छिप कर चलते हो क्यों। ठीक है, तो पात्र है राक्षस। ठीक है, आप मेरी सलाह से स्क्रीनशॉट लेना और इन पंक्तियों को और इनके नाटककारों को, ठीक है, यानी जिन्होंने ये नाट्य गीत लिखा है और कौन सा नाट्य गीत है ये पता जरूर करना दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। ठीक है, देखो क्या हटके बनाया है, नाटककार नहीं पूछे, पात्र पूछ लिए गए हैं। ठीक है, जिन्होंने नाटक पढ़ा होगा उनको पात्र पता होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कैसे करेंगे सोचो। ठीक, तो पैटर्न देखो किस तरीके से बदल रहा है। तो आपको अब हर चीज बहुत ही डिटेल में पढ़नी है, ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। सीरियस अभी तक नहीं है तो सीरियस हो जाएं दोस्तों, आपकी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, 1-2 साल 3 साल अपने ऊपर मेहनत कर लें, जिंदगी भर मौज में उड़ाओगे। मौज मतलब कहने से मतलब है सुखी जीवन जियोगे कुल मिलाकर के। ठीक, तो ध्यान दे दोस्तों। फिर है पंक्ति आहा आहा वेदना मिली विदाई, आहा वेदना मिली विदाई, मैंने जीवन भर मधुकरियों की भीख लुटाई। कुछ इस तरह से पंक्ति है दोस्तों। ठीक है, ये भी जयशंकर प्रसाद जी की ही पंक्ति है, आहा वेदना मिली विदाई। तो किसकी है ये? देवसेना की पंक्ति है। ठीक है, आह वेदना मिली विदाई देवसेना की पंक्ति है। नाटक स्कंदगुप्त से ली गई पंक्ति है, क्योंकि देवसेना पात्र है नाटक स्कंदगुप्त की। कब आया था स्कंदगुप्त नाटक? तो ध्यान रखें 1928 में जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है स्कंदगुप्त। ठीक है, फिर भी आप एक बार अपनी किताबें देख लेना दोस्तों। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के जो चारों स्तंभ है, इन चारों स्तंभों का आपको जन्म काल, रचना काल, इनकी रचनाएं, इनकी रचनाओं के पात्र और इनकी रचनाओं की पंक्तियां आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जयशंकर प्रसाद को तो आपको करना ही करना है। सारे ही इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब कोई भी किसी से कम नहीं है कह सकते हैं छायावाद में। ठीक है, निराला का अपना स्थान है, जयशंकर प्रसाद का अपना स्थान है, महादेवी वर्मा जी का अपना स्थान है, सुमित्रा नंदन पंत जी का अपना स्थान है। तो चारों को कर लेना दोस्तों, अच्छे से इनकी रचनाओं को आप लिख लो, चाहे तो बार बार लिखो। ठीक है, बार बार लिखो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए चीजें। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे सभी पंक्तियों को, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना। सबसे पहले नाट्य गीत की पंक्ति है, अच्छा ये सभी पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी की हैं, ये बात ध्यान रखें। अब सीधा पढ़ेंगे पंक्ति। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। किसके इस पंक्ति के पात्र कौन है? तो कार्नेलिया के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। फिर है हे माद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। क्या है नाट्य गीत की पंक्ति? हे माद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ठीक है, प्रबला प्रबुज्जला कुछ इस तरीके से है ना, चंचला पुकारती, कुछ ऐसी पंक्ति है, पूरी पंक्ति है। तो ये किसने कही है? अलका ने कही है, अलका द्वारा कही गई पंक्ति है। हेमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ठीक है, फिर है अलका का नाम याद रखे दोस्तों। ठीक है, अलका याग्निक नहीं है, अलका है ये सिर्फ। ठीक, तो ध्यान रखें। तुम कनक, अगली पंक्ति देखें, तुम कनक किरण के अंतराल में लुप छिप कर चलते हो क्यों? तुम कनक किरण के अंतराल में लुप छिप कर चलते हो क्यों? तो किसकी पंक्ति है, किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? तो ध्यान रखें राक्षस के द्वारा कही गई पंक्ति है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुप छिप कर चलते हो क्यों? ठीक, फिर है दोस्तों पंक्ति डी, क्या है? आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई किसकी पंक्ति है? तो ध्यान रखें देवसेना की, देवसेना द्वारा कही गई पंक्तियां हैं दोस्तों। क्या? आह वेदना मिली विदाई। ध्यान रखेंगे, सभी पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पात्र याद कर लें। ठीक है, एक बार आप या तो चाहे तो मेरी रामबाण संकलन की जो वीडियो है उसमें जाएं और पात्रों वाली वीडियो देख लें, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कि कौन सा पात्र किस नाटक का है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।